Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.1 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर led to the rise of many regional kingdoms in different part of the country। अब देखिए, मौर्य वंश जब समाप्त हो गया तो देश के अलग अलग भागों में क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ। At the same time, we witness invasion by various group of people based in Central Asia and Western China। उसी समय मध्य एशिया और पश्चिमी चाइना से भी कई आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। These were Indo-Greeks, the Scythians or the Shakas, the Parthians और the पहलवास एंड द कुशानास। अब ये कौन थे? वे थे भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक्स, फिर शिंथियन और शक, फिर पार्थियन जिनको पहलव भी कहा जाता है, और फिर कुशाना या कुषाण। It was through such political process that India came in closer contact with the Central Asian politics and culture। अब यही जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हुई, इन्हीं राजनीतिक प्रक्रियाओं ने भारत को मध्य एशिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक सभ्यता के निकट जाने का अवसर दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक एक ठो पढ़ेंगे आगे एक एक करके। सबसे पहला है द शुंगास, ठीक है। अब इसको शुंग वंश कहा जाता है। द लास्ट मौर्यन किंग वॉज किल्ड बाय his commander-in-chief Pushyamitra Shung, who then established his own dynasty in North India। मौर्य वंश के आखिरी सम्राट बृहद्रथ अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों मारा गया था। अब बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पर? उत्तर भारत में। It came to be known as Shung dynasty। इसे शुंग वंश का रूप में जाना गया। While the Shungs were ruling in North India, the Indo-Greek, also known as Yavanas, about whom we shall study in some details later, emerged in Bactria or Balkh as an independent power and soon started extending their rule in the northwestern and northern parts of India। अब देखिए, शुंग डायनेस्टी बन गया। शुंग डायनेस्टी जो था वो कहाँ पर राज कर रहा था? उत्तर भारत में। उसी समय जो इंडो ग्रीक्स था, जिसको यवनास भी कहा जाता था, इंडो ग्रीक्स को और क्या कहते हैं? भारतीय यूनानी, और यवन मतलब भी कहा जाता था। वो क्या किए थे? वो बल्क, जो कि एक जगह का नाम है, ठीक है, बल्क में स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरे और जल्द ही भारत के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्टर्न और उत्तर क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। These are the indications that Pushyamitra Shunga had a conflict with Demetrius। अब देखिए, इससे क्या पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उनका डेमेट्रियस से युद्ध हुआ था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। A Bactrian Greek ruler without suffering much political damage। तो यहाँ पे क्या पता चला? इससे यह जब पता चला कि पुष्यमित्र शुंग का बल्ख के शासक डेमेट्रियस के से युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन उसका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ। An inscription engraved on a pillar at Besnagar, present day Vidisha, refers to one Heliodorus, native of Takshila near Rawalpindi in Pakistan,
as an envoy of an Indo-Greek ruler Antilalkidas in the court of Bhagbhadra, who has been identified with one of the later Shunga rulers. According to the inscription, he was a devotee of Lord Krishna. अब देखिए, बोल रहा है कि इंक्रिप्शंस मिला, ठीक है। तो जब युद्ध हुआ डेमेस्ट्रस से तो उससे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। बेस नगर में, जो कि आज विदिशा है, ठीक है, बेस नगर जो कि आज विदिशा नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक स्तंभ मिला, इंक्रिप्शन मिला, पिलर मिला इंक्रिप्टेड, मतलब स्तंभ में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि कोई हेलिडोरियस था, ठीक है, जो कि तक्षशिला में रहता था। तक्षशिला अभी कहाँ पर है? अभी वह पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। वो क्या था कि भागभद्र के राज दरबार के एक भारतीय यूनानी शासक, इंडो ग्रीक रूलर अंतिलिकी दास के दूत के रूप में वर्णन मिलता है, ठीक है। उल्लेख के अनुसार वह श्री कृष्ण का भक्त था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। अभी तो हम एक एक तो वर्ड तोड़ के समझाए थे। बेस नगर आधुनिक विदिशा में एक स्तंभ पर अंकित विवरण से किसी हेलिडोरियस, जो कि तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास, के भागभद्र के राज दरबार के एक भारतीय यूनानी शासक अतिलिकी दास के दूत के रूप में विवरण मिलता है। तो जो हेलिडोरियस था उसके बारे में बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि उल्लेख के अनुसार वे श्री कृष्ण का भक्त था। In around the second quarter of the 1st century BC, the last of the Shunga rulers was killed treacherously by his minister Vasudev, who then led down the foundation of the Kanva dynasty या Kanva dynasty. We know virtually nothing about the Kanva except for the rather cursory reference to them in later text. अब देखिए, बोल रहा है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 1st सेंचुरी BC, ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के द्वितीय भाग में, जो द्वितीय चतुर्थांश में, जो लास्ट शुंग रूलर था, अंतिम शुंग शासक की हत्या धोखे से उसके मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। फिर उसने कण्व वंश की नींव डाली, फाउंडेशन ऑफ कण्व डायनेस्टी। कण्व वंश के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साहित्य मिले हैं जिनसे ये पता है कि कण्व वंश था। आगे देखिए, नेक्स्ट है द बैक्टेरियंस और द इंडो ग्रीक्स। बैक्टेरियन या भारतीय यूनानी। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर in 323 BC, many Greeks came to settle on the northern western border of India, with Bactria as an important center. Bactria, area to the northwest of Hindu Kush mountains in the present day North Afghanistan. बोल रहा है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद यूनानी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांती क्षेत्र में आए, ठीक है। बैक्ट्रिया जो कि एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाँ पे वो निवास किए। अब बैक्टीरिया कहाँ है? बैक्ट्रिया हिंद कुश पर्वत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, वर्तमान में आज यह उत्तर अफगानिस्तान में है। The rulers of Bactria came to be called the Bactrian Greeks because of their Hellenistic Greek ancestry. अब देखिए, अपने यूनानी उच्चारण की वजह से बैक्टीरिया के शासक बैक्टीरिया यूनानी कहलाए। One of the rulers of the lined name
Demetrius, as mentioned above, came into conflict with पुष्यमित्र. अब जैसे कि हम लोग आगे पढ़े थे कि उनमें से एक यूनानी शासक थे डेमेट्रियस, उनका पुष्यमित्र के साथ युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था. However, the most celebrated Indo-Greek ruler was Menander. हालांकि सबसे ज़्यादा जो सफल भारतीय यूनानी शासक थे वो मेनांडर थे. His empire appears to have included southern Afghanistan and Gandhar, the region of west of the river Indus. अब इनके साम्राज्य में संभवतः उत्तर अफगानिस्तान, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनके साम्राज्य में संभवतः उत्तरी अफगानिस्तान तथा सिंधु नदी की पूर्वी क्षेत्र गंधार भी शामिल थे. He has been identified with King Milinda, mentioned in the famous Buddhist text Milinda Panho, which contains philosophical questions that Milinda asked Nagasena, the Buddhist author of the text, and informed us that, impressed by the answer, the king accepted his religion. Menander is believed to have ruled between 155 BC to 130 BC. अब देखिए, बोल रहा है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में इसका परिचय मिलिंद के रूप में दिया गया है, जिसमें मिलिंद द्वारा ग्रंथ के बौद्ध लेखक महाराज नागसेन से पूछे गए सवाल हैं. इसमें हमें जानकारी मिलती है कि अपने सवालों के जो उन्हें उत्तर मिले उनसे प्रभावित होकर राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया. माना जाता है कि मनेंदर ने 115 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया. आगे देखिए, आगे दिया है द शाकास. द शाकास. Shaka is the Indian term used for the people called Scythians, who originally belonged to the Central Asia. अब देखिए, शाक जो कि शक वंश है, शक साइथियन वंश के लिए प्रयोग होने वाला हिंदी नाम है, जो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे. डिफीटेड बाय देयर नेबर्स द Yoches, the tribal stock to which the Kushana belonged, they gradually came to settle in northwestern India around Taxila in the 1st century BC. Under the successive Shak ruler, their territories extended up to Mathura and Gujarat. अब देखिए, यह जो शाक थे अपने पड़ोसी यूचेस से हार गए थे. ठीक है, डिफीटेड बाय देयर नेबर द यूचेस. अब ये कौन थे? कुषाण के से संबंधित आदिवासी समूह, ट्राइबल स्टॉक टू विच कुशाना बिलोंग. तो अब अपने पड़ोसियों से हार कर वे कहाँ आ गए थे? भारत आ गए थे. तो अपने पड़ोसियों से पराजित होकर वे ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक्षशिला के आसपास निवास करने लगे. अपने सफल शक शासकों के राज्य में उनकी सीमाएं मथुरा तथा गुजरात तक फैल गईं. द मोस्ट फेमस ऑफ द शक रूलर वॉज रुद्रदमन, who ruled in the middle of the 2nd century AD. अब जो शक शासक थे उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए वो थे रुद्रदमन, जिसने द्वितीय शताब्दी के मध्य शासन किया. His empire was spread over almost whole of western India. उसका साम्राज्य लगभग समस्त पश्चिमी भारत तक विस्तृत था. His achievements are known through the only inscription that he got engraved on a boulder
एट गिरनार और जूनागढ़। उसकी तमाम उपलब्धियां अगर आपको जानना है तो उसकी तमाम उपलब्धियों की जानकारी गिरनार और जूनागढ़ या के में खुदे शिलालेखों से मिलती है। This inscription happens to be the first royal inscription of early India composed in chaste Sanskrit. इस विवरण को प्राचीन भारत में पवित्र संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम शाही विवरण माना जाता है। आगे देखिए, आगे है द पार्थियंस। अब पार्थियन के बारे में पढ़िए। द पार्थियन वर of Iranian origin, and because of strong cultural connection with the Shaka, these groups were referred to in the Indian sources of Shak Pallava. पार्थियन मूलतः कहाँ के थे? ईरान के थे। तो पार्थियन मूलतः ईरानी मूल के थे तथा शकों के साथ अपने मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की वजह से वह भारतीय मूल में उन्हें शक पहलव के रूप में जाना गया। द इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग द पार्थियन रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज द फेमस तख्त-ई-बाही इंस्क्रिप्शन रिकवर्ड फ्रॉम मर्दन नियर पेशावर। जो पार्थियन शासन थे उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पेशावर के निकट मर्दान में प्रसिद्ध तख्त-ए-बही में उनके बारे में जानकारी मिलती है। द इंस्क्रिप्शन डेटेड इन 45 AD रेफर्स टू गैंडोफेरेंस और गैंडोफेयर्स एज अ पार्थियन रूलर। अब देखिए 45वीं ईस्वी में, ठीक है, के आसपास इस उल्लेख में पार्थियन शासक के रूप में गोंडोफ्रेंस और गोंडोफेयर्स का विवरण मिलता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। सम लिटरेरी सोर्सेज एसोसिएटेड विथ हिम विथ सेंट थॉमस हु इज सेड टू हैव कन्वर्टेड बोथ द किंग एंड हिज ब्रदर टू क्रिश्चियनिटी। कुछ इतिहासकार इसे संत थॉमस के समकालीन मानते हैं, के साथ मानते हैं। माना जाता है कि इन्हें राजा तथा उसके भाई को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया था।